हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। और आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, पेपर फर्स्ट। यदि और पेपर कोड हो जाएगा आपका G170। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर लो और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लोगे। देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न। हम इस वीडियो में यानी जो हमारी श्रृंखला चल रही है, हम इस श्रृंखला में वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने 9 वीडियो करा दी हैं इस पेपर की। यदि आपने वो 9 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको एक एक सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आज हमारी 10वीं वीडियो है, तो देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन। सेंट थॉमस एक्विनास यानी कि थॉमस एक्विनास को मध्य युग का महानतम राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। क्या यह सत्य है अथवा सेंट थॉमस एक्विनास मध्यकालीन युग का अरस्तु था? इस कथन के संदर्भ में एक्विनास के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। अथवा क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सेंट या संत थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार मध्ययुगीन ईसाईयत तथा अरस्तु के विचारों का सम्मिश्रण है? तो ये इन क्वेश्चनों में से आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उत्तर यही करना है जिसे हम कराने वाले हैं। तो देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसका उत्तर देखते हैं। मध्य युग में एक्विनास का राजनीतिक विचारक के रूप में उदय हुआ है। जब यूरोप में धर्म सत्ता को राजसत्ता की अपेक्षा उच्चता प्राप्त हो चुकी थी, तत्कालीन ऐसी परिस्थितियों में एक्विनास ने अरस्तु तथा ऑगस्टाइन के विचारों का समन्वित रूप से प्रस्तुत किया। उसने तर्क तथा श्रद्धा को एक दूसरे का पूरक बताया। इस प्रकार उसने नवीन मान्यताओं का प्रतिपादन करके अपने को महान तर्क शास्त्री कहलाने का गौरव प्राप्त किया। डनिंग एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान तर्कशास्त्री मानता है। फास्टर ने एक्विनास को महान विचारक बताते हुए कहा कि एक्विनास विश्व के महानतम दार्शनिकों में से है तथा उसका कार्य समन्वय का रहा है। इससे पूर्व जो बिखरे विचारक पृथक पृथक स्वरूप में पड़े थे, उनको संगठित कर उसने एक सुंदर स्वरूप का निर्माण किया है। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार। तो थॉमस एक्विनास मध्ययुग की राजनीतिक विचारधारा का सर्वोत्तम दार्शनिक माना जाता है। उसके प्रमुख राजनीतिक विचारों का विवेचन अग्रलिखित प्रकार से है। तो देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका राज्य संबंधी विचार। क्या राज्य संबंधी विचार, इसको देखते हैं। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह धारणा प्रचलित थी कि राज्य का जन्म व्यक्ति के अधपतन या पाप के कारण हुआ है और राज्य द्वारा व्यक्ति के पापों को समाप्त किया जा सकता है। परंतु एक्विनास ने इस अवधारणा के विपरीत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु के विचारों के महत्व दिया और कहा कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। उसने यह भी प्रतिपादित किया कि राज्य स्वाभाविक और नैतिक संस्था है। राज्य के बाहर रहकर व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त एक्विनास ने मध्यकालीन दार्शनिकों की राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को भी प्राथमिकता दी। उसका विश्वास है कि रीति रिवाजों की एक रूपता तथा समानता राज्य का प्रमुख आधार है। वह संपूर्ण सत्ता का अंतिम स्रोत ईश्वर को मानता है। उसका कथन है कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है। दूसरा पॉइंट, दास प्रथा का समर्थन। तो दास प्रथा का समर्थन। एक्विनास ने अरस्तु और ऑगस्टाइन के समान दास प्रथा का भी समर्थन किया। अरस्तु ने दास प्रथा को बौद्धिक योग्यता के आधार पर
मान्यता प्रदान की और ऑगस्टाइन ने इस पापियों को दंड देने के लिए अपरिहार्य व्यवस्था माना है। एक्विनास ने सैनिकों में वीरता की भावना भरने के लिए इस प्रथा का समर्थन किया। उसने युद्ध में हारे हुए सैनिकों को दास बनाए जाने का समर्थन किया। तीसरा पॉइंट है शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। एक्विनास ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण अरस्तु के वर्गीकरण के आधार पर किया है। अरस्तु का यह वर्गीकरण दो तथ्यों पर आधारित था। प्रथम, ऐसी शासन प्रणाली जो केवल शासितों के हित का ध्यान रखती है। द्वितीय प्रकार की शासन प्रणाली जो केवल शासकों के हित का ध्यान रखती है। एक्विनास ने केवल शासितों के हित या सार्वजनिक हित का ध्यान रखने वाली शासन प्रणालियों को ही उत्तम माना है। उसने शासन प्रणाली को 6 भागों में विभाजित किया है: राजतंत्र, अभिजात तंत्र, निरंकुश तंत्र, सामंतंत्र और मध्यवर्गीय जनतंत्र और जनतंत्र। इन संपूर्ण शासन प्रणालियों में उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है। अगला पॉइंट, चौथा, सीमित राजतंत्र की अवधारणा। एक्विनास की शासन व्यवस्था एक प्रकार से सीमित राजतंत्र के पक्षधर है। उसका शासन स्वेच्छाचारी और तानाशाह नहीं है। उसकी सत्ता मर्यादित है, इसलिए वह नैतिक है। उसका मत है कि यदि राजा निरंकुश हो जाए तो उसे पद से हटा देना चाहिए, परंतु वह जॉन ऑफ सैलिसबरी के इस मत से सहमत नहीं था कि अत्याचारी शासक का वध कर देना चाहिए। इस प्रकार एक्विनास ने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। पांचवा पॉइंट है आपका, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक कमेंट अच्छा सा छोड़ दें ताकि हम अगली वीडियो और अच्छी तरीक़ा से आपको दे सकें। पांचवा पॉइंट, शासक के दायित्व। शासक के दायित्वों का उल्लेख करते हुए एक्विनास ने लिखा है कि शासन का प्रमुख दायित्व प्रजा में सुख शांति एकता एवं उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासक को बाह्य शत्रुओं और आक्रमणकारियों से देश की सुरक्षा करनी चाहिए। शासक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कानूनों का न्याय संगत पालन हो। शासक के अन्य कार्यों में सड़कों को सुरक्षित रखना और चोर डाकुओं के अत्याचारों से जनता को सुरक्षित करना। एक्विनास ने मुद्रा की व्यवस्था करना, माप तोल के साधनों की उचित व्यवस्था करना और गरीबों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना भी शासक का सर्वोच्च यानी कि कर्तव्य माना है। अगला पॉइंट, राज्य और चर्च संबंध। क्या? राज्य और चर्च का संबंध। राज्य और चर्च का संबंध ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक्विनास का मत है कि मानव जीवन के दो पक्ष हैं। पहले पक्ष के अनुसार व्यक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति कर सुख में जीवन व्यतीत करना चाहता है और इस सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा ही संभव होती है। यह उसका दर्शन अरस्तु के दर्शन से साम्य रखता है। व्यक्ति अपने जीवन के दूसरे पक्ष में परलौकिक सुख प्राप्त करना चाहता है, जिसका अर्थ आत्मा की मुक्ति और परलोक में अक्षम सुख की प्राप्ति है। इस सुख की प्राप्ति का माध्यम चर्च है। भौतिक और परलौकिक सुखों में परलौकिक सुख प्रधान है। इसी कारण राज्य से चर्च प्रधान है। सत्य तर्क एवं बुद्धि से नहीं अपितु श्रद्धा एवं विश्वास से जाना जाता है। मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे मानव मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मोक्ष के लिए आत्मा की शुद्धि अनिवार्य है और यह कार्य चर्च ही कर सकता है। एक्विनास के अनुसार उसी राज्य को श्रेष्ठ माना जा सकता है जो शासन इस प्रकार से करे जिससे व्यक्तियों में सद्गुणों की वृद्धि हो और धर्म की प्रगति को वृद्धि हो
और धर्म की प्रगति हो। शासक को अपनी सांसारिक भौतिक शक्ति चर्च के पदारियों यानी पादरियों से क्या है कि शासक को अपनी सांसारिक भौतिक शक्ति चर्च के पादरियों से प्राप्त करनी चाहिए। इसी आधार पर वह चाहता है कि पोप को विश्व में सर्वोच्च सत्ता प्रदान की जाए। यदि कोई शासक उसकी सत्ता का विरोध करता है तो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। एक्विनास ने राजा और चर्च का संबंध जलपोत का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। राज्य रूपी जहाज पर राजा बढ़ई के समान है, जिसका मुख्य कार्य आवश्यक मरम्मत द्वारा यात्रा के समय जहाज को ठीक बनाए रखना, परंतु चर्च का कार्य जहाज के चालक का है, जो समाज को सही दिशा की ओर ले जाता है। जिस प्रकार जहाज पर बढ़ई चालक के नियंत्रण में रहता है, उसी प्रकार राज्य को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए या रहना पड़ता है। आगे देखते हैं न्याय संबंधी विचार। न्याय पर एक्विनास के प्रमुख विचार रोम के कानून विशेषज्ञों से साम्य रखते हैं। न्याय के विषय में एक्विनास का मत है कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है। एक्विनास ने अरस्तु की इस बात को भी स्वीकार किया है कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है। 8वां पॉइंट विधि संबंधी विचार। एक्विनास ने विधि की परिभाषा देते हुए लिखा है कि विधि विवेक युक्त लोक कल्याण हेतु एक आदेश है। इस आदेश को वही व्यक्ति देता है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार हो। विधि की इस परिभाषा में अरस्तु के समान विवेक व बुद्धि को मान्यता दी गई। एक्विनास ने कानून को बुद्धि और व्यक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति माना है। कानून या विधि को कोई सत्ता नियंत्रित नहीं कर सकती। उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य है। यदि कानून धर्म के सिद्धांतों का विरोध करता है तो वह कानून वास्तविक नहीं अपितु कानून का विकृत रूप है। एक्विनास ने कानून या विधि का निम्नलिखित 4 विभागों में वर्गीकरण किया है। तो वो कौन कौन से हैं? शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून तथा देवी कानून। एक्विनास ने मानवीय कानून और देवी कानून में तारतम्यता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार देवी कानून कोई पृथक कानून नहीं अपितु यह ईश्वरीय सत्ता की देन है। कानून राज्य में सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रण में रहता है। यह अधिकारी कानून का विरोध नहीं कर सकता अपितु यह तो कानून का संरक्षक मात्र है। समाज के उन्हीं विचारों को कानून का रूप दिया जाता है जो सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को स्वीकार करते हुए ईसाई धर्म के विचारों को उच्च स्थान प्रदान किया है। इसलिए एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कथन उचित प्रतीत होता है कि एक्विनास के विचार मध्य युग के ईसाईयत तथा अरस्तु के विचारों का सम्मिश्रण